सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कल रात बहुत बारिश हुई थी इसलिए। सब ठीक ठाक है ना यहाँ? पहले तो सब ठीक था, मेरे ज्वाइन करते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। आवाज सुनी और मैं वहां चला आया। सिचुएशन क्या है विजय? मौत का कारण सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट। कल रात बारिश नहीं हुई थी क्या? अरे सर, मैंने तो इनको आज तक देखा भी नहीं है। ज्यादा भोला मत, हक लाना बंद करो और सच बता। मैं तुम्हें एक हफ्ता और देता हूँ। छिपा रहा है। अरे नहीं नहीं, सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। मुंह तोड़ दूंगा मैं, नहीं तो सबको अंदर डाल दूंगा। रिसोर्ट से एक कॉल आया था कि किसी को डेड बॉडी ले जाते हुए देखा था। एक के बाद एक घटनाएं ही होती जा रही है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई मूवी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ सिनेमा की एक और चर्चित मूवी जो कि साल 2026 में आई है और काफ़ी मलयालम ये मूवी जो कि साउथ सिनेमा की क्राइम थ्रिलर मूवी है और ये काफ़ी पसंद की गई और इसमें जो कि एक क्राइम स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी में किस तरह से इसका जो क्लाइमैक्स है वो आपको हैरान और चौंकाने वाला रहेगा। मूवी की शुरुआत में अगर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं तो इस मूवी का नाम त्रिदम है जो कि 2026 की मलयालम लैंग्वेज की क्रिमिनल थ्रिलर फिल्म है दोस्तों। ये सिर्फ मलयालम भाषा में नहीं होकर दूसरी भाषाओं में भी इसे रिलीज़ किया गया। हिंदी भाषा में भी ये अवेलेबल है और इस मूवी को जो कि डायरेक्ट किया है मार्टिन जोसेफ ने इसे डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है इसे मुकेश आर मेहता के द्वारा और सी.वी. सारथी जो कि इन्होंने E4 एंटरटेनमेंट के बैनर के तले इसे प्रोड्यूस किया है। और जहाँ तक बात की जाए तो इस मूवी को प्रेजेंट किया है जीतू जोसेफ के द्वारा और ये फिल्म में स्टार्स की बात की जाए तो सानी निगम इसमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं आपको और सौबी तिलकरण, कृष्णा परवा, दिनेश प्रभाकर, अभिराम राधा कृष्णन और कोट्या रमेश इसके अंदर आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी में एक इंस्पेक्टर का जो मेन किरदार है यहाँ पे सानी निगम के द्वारा जो किया जाता है इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है दोस्तों। और यहाँ पे जो विजय राधा कृष्णन जो कि यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड है कि सब इंस्पेक्टर इस मूवी के अंदर होते हैं और उनकी जो पोस्टिंग होती है खुजी नीलम पुलिस स्टेशन में होती है जो कि और जो वहाँ पे एक शॉर्ट सर्विस के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह लीडिंग पुलिस ऑफिसर मल्टीपर्पज़ काम वहाँ पे वो करते हैं। तभी वहाँ पे जो कि एक स्टेशन के थ्रू यहाँ पे एक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और अन्नामला फाइनेंस की जो एक कंपनी होती है जहाँ से काफ़ी कुछ चोरी हो जाता है और इस चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं और उसमें जो कि एक के बाद एक डेड बॉडी वहाँ पे रिकवर होती हैं जो कि डैम के पास होती हैं। जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी लोगों को इसके विक्टिम्स के तौर पे देखा जाता है कि उसके जो 4 डेड बॉडी मिलती हैं उनमें एक तरह का सिमिलर देखने को मिलता है क्राइम करने का तरीका। और इसमें जो सजेस्ट और कनेक्शन है वो मर्डरर के बीच में किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है लोकल सोर्स के द्वारा और विजय और उसकी टीम जो कि इसकी थर्ड बॉडी को जो है उसको पेड़ों से बीच से ढूंढ के निकालते हैं और फाइनली विक्टिम जो कि होल्डिंग होता है गोल्ड ऑर्नामेंट के अंदर आइडेंटिफाई करा जाता है प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए अन्नामलय फाइनेंस रॉबरी के द्वारा। पुलिस जो आइडेंटिटी करती है इसके अंदर काफ़ी कुछ ढूंढती है और इस मूवी के अंदर जो कि 3 लेबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और वो तीनों एक दिन गायब हो जाते हैं और देखा जाता है तो धीरे धीरे उनको पता लगता है कि वो सभी जो कि यहाँ लेबर का काम करने आए थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं। बाद में उनकी डेड बॉडी मिलती है और जो चौथा बंदा होता है उसको अभी भी गायब है, वो ज़िंदा है मर गया उसका कुछ पता नहीं रहता है। और यहाँ पे इसी दौरान जो कि गोल्ड चोरी की कहानी भी साथ में चलती रहती है जो कि एक गोल्ड लोन कंपनी से चुराया जाता है। विजय की जो कि सर्चिंग का जो क्राइटेरिया है वो इसकी शुरुआत करता है। यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है विजय कृष्णन जो कि हाल ही में एक सब इंस्पेक्टर बनते हैं और वो एक इडुक्की ज़िले के जल्लूर नीलम पुलिस स्टेशन में तैनात होते हैं। वहाँ पहुँचने पे कुछ ही समय बाद एक बागान में कटा हुआ इंसानी हाथ मिलता है जिसे पुलिस को एक बुरी तरह से क्षत विक्षत लाश भी मिलती है जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। इसी दौरान स्टेशन अन्नामला फाइनेंस में हुई डकैती की जांच करता है और यहाँ पे जो ऐसी लेन देन
वाली कंपनी है जो अपने शोषणकारी तरीक़ों से की वजह से स्थानीय लोगों के बीच बदनाम है। जांच तब और उलझ जाती है जब पास के एक बांध से दूसरी लाश मिलती है और फोरेंसिक जांच में पता चलता है कि दोनों पीड़ितों की हत्या है वह एक ही तरह से की गई है, जिससे कि हत्यारों के बीच कोई संबंध होने का संकेत मिलता है। बाद में एक इंफॉर्मेशन के आधार पर विजय और उसकी टीम, जो कि एक बागान में दबी हुई तीसरी लाश मिलती है उन्हें, और पीड़ित के हाथ में सोने का गहना मिलता है, जिसकी पहचान जो कि अन्नामला फाइनेंस डकैत के दौरान चोरी हुए सामान के तौर पे होती है। पुलिस जो कि मृतक की पहचान तमिलनाडु के एक प्रवासी मजदूर के रूप में करती है और पता लगता है कि वह 3 अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था, जो कि डकैती के बाद से गायब थे। और पुलिस इसकी जांच करती है तो शुरुआती निष्कर्ष में ये होता है कि चोरी उन चारों मजदूरों ने ही की थी और चोरी के सोने को लेकर हुए आपसी झगड़े के कारण उनकी हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे एक व्यक्ति बच निकला और लूट का माल लेकर भाग गया। ऐसी थोड़ी पुलिस वाले जो कि स्टेशन में बैठ के इस पर चर्चा करते हैं। विजय उस बचे हुए एक जो बंदा, तीनों की डेड बॉडी मिल चुकी होती है और जो लास्ट है उसे संदिग्ध की तलाश शुरू कर देता है। मामला तब नया मोड़ लेता है जब एक सुनार बताता है कि एक महिला ने चोरी हुए सोने का जुड़ा एक हार बेचने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस ने पहले ही जो कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी की जो इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने आजू बाजू की जो मार्केट थी और वहाँ के लोगों को ये सूचना दे रखी थी कि भाई कोई अगर सोना बेचने आता है या ज्वेलरी बेचने आता है तो हमें सूचना दी जाए। इसी दौरान जो महिला वहाँ पे चोरी के हुए सोने से जड़ा हुआ एक हार बेचने की कोशिश की थी और विजय को उस महिला का पता लगता है और उससे पता चलता है कि उसने हाल ही में ही स्ट्रोक के मरीजों को दी जाने वाली दवा खरीदी थी। आगे की पूछताछ में उस महिला और विजय के स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी के बिस्तर पर पड़ी बीमार मां का बीच संबंध का पता चलता है। विजय का शक तब और गहरा जाता है जब उसे पता चलता है कि उस अधिकारी की पत्नी वही खास रिंगटोन इस्तेमाल करती है जो उस महिला के फ़ोन में सुनी गई थी। इसके बाद जिस तरह से ये जो फाइनेंस और ये जो रिंगटोन की बात है ये इसलिए होती है क्योंकि जब वो सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वीडियो जो महिला है वो बीच में आपको अपना जो सोने का सामान बेचने आती है उसे डर हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद जब वो सुनार उसे पुलिस वालों को बुलाता है तो वो रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि उस महिला के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन की जो रिंगटोन है वो उस वीडियो में सीसीटीवी में कैप्चर हो जाती है। इसी के आधार पर वो जो कि पुलिस इंस्पेक्टर विजय है वो अंदाज़ा लगाता है कि उसके स्टाफ के एक पुलिस वाले की वाइफ के भी रिंगटोन कुछ इसी तरह की है और उसकी माँ भी बीमार है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे मैच करती हुई रहती है। इसके बाद विजय को ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे उसकी अपनी पुलिस टीम के सदस्य ही दोषी साबित होते हैं। अधिकारी जो उसके स्टेशन में काम करते हैं उन्हें औपचारिक पूछताछ के लिए दौरान गलती से एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी थी और अपनी जो संतुष्टता से अपनी जो उसमें अपना जो उन्होंने कहें कि उनका भी उसकी डेथ के अंदर योगदान होता है और उसको छिपाने के लिए उन्होंने मामले को दबाने की साजिश रची। उन्होंने अन्नामलाई फाइनेंस डकैती के लिए मज़दूरों को फंसाया, सोना खुद चुरा लिया और गवाहों को ख़त्म करने के लिए बाकी मज़दूरों की हत्या कर दी। सामना होने पर अधिकारी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। जब विजय उनसे सामना करते हैं और सभी इस तरह से विजय को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये उसके साथ काम करने वाले पुलिस वाले ही उस गोल्ड चोरी को अंजाम देते हैं। और जब वो धीरे धीरे एक एक से इन बातों पे पूछताछ करता है तो उसे वे होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके स्टाफ के सभी लोग भ्रष्ट होते हैं जो किस तरह से बिल्कुल सीधे बन के उसी के साथ काम करते रहते हैं और पूरी जो क्राइम को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, एविडेंस को छुपाते रहते हैं और नए नए एविडेंस जनरेट करते रहते हैं और पूरी जो कार्रवाई है उससे भ्रमित करते रहते हैं।
विजय को जब ये चीज़ों का एहसास होने लगता है तो उन अधिकारियों उससे अपने गुनाह कबूल लेते हैं और विजय को चुप रहने और चोरी के धन में हिस्सा लेने की मनाने की कोशिश करते हैं। विजय जो कि एक ईमानदार इंस्पेक्टर था वो इसके लिए इनकार कर देता है और उसका ये जब कोशिशों के बावजूद जब हफ्ता वसूली और ये जो भ्रष्टता की जो उन्हें 7 पुलिस वालियों की जो उसके सामने आता है तो वो सभी हिंसक हो जाते हैं और उनसे जो भ्रष्ट अधिकारियों का हैरानी के बाद वह उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करता है और उनको इंस्पेक्टर विजय और उन पुलिस वालों के बीच आपस में झगड़ा होता है। थाने के अंदर बहुत बुरी फाइट होती है आपस में और इस तरह से भ्रष्ट अधिकारी जो कि हारने के बाद वह उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करता है और चोरी व सोना बरामद करता है। ये जो साजिश का पर्दाफाश होता है और मारे गए मज़दूरों को न्याय मिलता है। तो आपकी ये इसमें स्टोरी होती है और यहाँ पे रोल की बात करी जाए तो यहाँ पे साने निगम ने जो कि यहाँ पे एसआई विजय राधा कृष्णन का रोल अदा किया है और सौबी ने यहाँ पे एएसआई श्री कृष्णन पूर्व का रोल अदा किया है। दिनेश प्रभाकर ने सीपीओ सत्यान का रोल अदा किया है। कृष्ण प्रभा यहाँ पे सीपीओ रम्या सुंदरन का रोल अदा किया है। नंदन ने यहाँ पे सीपीओ आनंद का रोल अदा किया है। इस तरह से कई सह कलाकारों ने इसमें काम किया है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये मूवी जो कि 8 मई 2026 को थिएटर में रिलीज हुई और इसके बाद ये मूवी अगर आप देखना चाहते हैं OTT पे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवियाँ पसंद हैं तो ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ़िल्म जो आपको OTT पे देखना चाहते हैं तो डिज़नी हॉटस्टार पे ये मूवी अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। बात करें इसके जो म्यूज़िक की तो इसमें श्री राज साजी ने इसमें म्यूज़िक दिया है। एडिटिंग का काम इसमें VS विनायक ने किया है। सिनेमेटोग्राफी का काम इसमें PM यूनी कृष्णन के द्वारा किया गया है और इसमें स्टारिंग की बात करता है तो सुपरस्टार साने निगम ने इसमें काफ़ी बेहतरीन अदाकारी का काम किया है और सह कलाकारों ने भी काफ़ी ज़बरदस्त रोल अदा किया है और काफ़ी बेहतरीन मूवी है। डायरेक्शन इसमें मार्टिन जोसेफ के द्वारा काफ़ी ज़बरदस्त किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया मूवी है। साउथ सिनेमा काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। जहाँ तक आपको ये मूवी कैसी लगी तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और साउथ सिनेमा आजकल कहें तो काफ़ी तरक्की पे है। इनकी स्टोरी काफ़ी यूनिक होती हैं, काफ़ी बेहतरीन और कम बजट में काफ़ी अच्छी मूवियाँ ये बनाते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें तो पिंक विला के गौतम एस ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा कि कमियों के बावजूद दृढ़म इतना कुछ है कि यह एक औसत दर्शक को थोड़ा बहुत बांधे रखती है। उनका ये कहना है, पर मैंने इस मूवी को देखा है, मुझे लगा कि ये लगभग 3 स्टार के काबिल ये मूवी है। मिस्ट्री थ्रिलर दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखने के लिए जिस ताजगी और मौलिकता की ज़रूरत होती है वह इसमें काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलती है। OTT प्लेटफॉर्म पे इस अनुभव का असर पड़ता है। और प्रवीण ने लिखा है कि शुरुआती उम्मीदों के बावजूद दृढ़म जो कि एक एवरेज स्टोरी है और ज़्यादा हिंसक का बोझ तले दबी हो जाती है, इसलिए इसकी उम्मीद के मुताबिक सस्पेंस और गहराई देने में नाकाम रहती है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है। कुल मिला के आप इस मूवी को कहें तो एवरेज मूवी का भी नज़रिया देख सकते हैं, पर सबका अपने अपनी पसंद की बात होती है। आप भी इस मूवी को वहाँ पे देख सकते हैं और आप भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई मूवी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ सिनेमा की मलयालम की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म की, जो कि काफ़ी चर्चित रही और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इसके अंदर। साउथ की जो मलयालम फिल्में हैं ज़्यादातर क्राइम रिलेटेड और सस्पेंस थ्रिलर पर आधारित होती हैं
इसी एक मूवी की हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं ब्रह्म मूवी की, जो कि काफ़ी बेहतरीन मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है दोस्तों। जहाँ तक बात की जाए इस मूवी को जो कि डायरेक्ट किया है मार्टिन जोसेफ के द्वारा, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश आर मेहता और सी.वी. सारथी के द्वारा, जो कि ई4 एंटरटेनमेंट के बैनर के तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। बात की जाए इसको प्रेजेंट करने की, तो इसमें जीतू जोसेफ ने इस फिल्म में को फिल्म स्टार सेन निगम को इसमें लीड रोल में प्रेजेंट किया है। इसके साथ सोबी तिलेकनन, कृष्णन प्रभा, दिनेश प्रभाकर, अभिराम राधा कृष्णन, कोटिया रमेश आदि सपोर्टिंग रोल में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो कि बात की जाए इस मूवी की, तो इस मूवी में एक इंस्पेक्टर की कहानी रहती है। किस तरह से कहानी की शुरुआत में एक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग एक थाने में होती है और वह वहाँ जाके, जो कि उसकी पहली पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे जो सुनने में मिलता है कि वहाँ कोई क्राइम नहीं होता है, वहाँ नॉर्मल लाइफ रहती है, क्राइम ना के बराबर रहता है। पर जैसे ही वो अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करता है, उसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे एक जंगल में डेड बॉडी मिलती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और इस तरह से एक क्राइम की स्टोरी शुरू होती है। इंस्पेक्टर काफ़ी जो है चैलेंजेस के रूप में इसमें काम करता है, और स्टाफ भी ऐसा लगता है कि पूरा सपोर्ट कर रहा है, और कहानी की शुरुआत में ये देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे होती है, इसी दौरान एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में चोरी हो जाती है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसके पैरेलल चलती रहती है। धीरे धीरे पता लगता है कि किस तरह से इंस्पेक्टर काफ़ी कुछ कोशिश करता है ढूंढने की, और इस तरह से डेड बॉडी मिलने का सिलसिला शुरू होता है। और देखते देखते लगभग 4 डेड बॉडी में से 4 कहें तो उससे पहले कि 4 लोग जो कि एक तमिलनाडु से आए हुए मज़दूर होते हैं, उनमें 3 की डेड बॉडी मिलती है, और चौथे बंदे व्यक्ति की तलाश की जाती है। देखा जाता है कि किस तरह से उनकी डेड बॉडी में से एक के हाथ पे सोने का कंगन मिलता है, और इस तरह से पुलिस वाले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन चारों प्रवासी मज़दूरों ने, जो कि यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के अंदर गोल्ड फाइनेंस कंपनी में आके चोरी की होती है, और लालच में आके वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, और इसमें वो 3 मारे जाते हैं, और एक जो ज़िंदा बचता है वो सारा बॉडी लेके भाग गया। ऐसी थ्योरी पुलिस वाले लगाते हैं। इस सभी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। इंस्पेक्टर विजय जो कि काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि कोई लीड नहीं मिलती हैं, और लोकल जो कि लीडर होते हैं वो भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि यहाँ हमारे इलाके में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों की डेड बॉडी मिल रही है, और ऊपर से ये चोरी भी इस मुद्दे को और बढ़ा देती है। इन सभी को से मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। इसी दौरान जो कि पुलिस इधर घूमती रहती है, जो गोल्ड की बात रहती है उसके लिए धीरे धीरे इंस्पेक्टर को काफ़ी कुछ ढूंढने को मिलता है। और यहाँ पे जो चौथा बंदा है वो भी, उसका भी पता लगता है पुलिस वालों को, और इस सारे जो कि गोल्ड जो चोरी होता है उसकी सूचना आसपास के थानों में भी दी जाती है। साथ ही साथ जो कि सुनारों की दुकान पे भी ये सूचना दी जाती है कि अगर आपके पास कोई गोल्ड बेचने आता है तो हमें जल्दी से जल्दी इसकी खबर दी जाए। कोई गुमनाम अगर इस तरह की जो आइटम है, अगर चोरी का सामान बेचने आता है तो। इस दौरान देखा जाता है कि एक महिला जो कि सुनार की दुकान पे कुछ सोने का आइटम बेचने आती है, तभी उसके पास एक फ़ोन आ जाता है, और वह पूरी तरह से सीसीटीवी में दिख नहीं पाती है, पर एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो महिला जो दिखती है वो एक्चुअली क्या है कि मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पुलिस कांस्टेबल ने छुट्टी ली रहती है, और क्योंकि वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है और आज मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाऊँगा। तो इस दौरान जो नए इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है वो भी अपने इलाके का टूर करते के दौरान उस इंस्पेक्टर के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, तो वो उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि उसकी माँ
खाट पे लेटी रहती है और उसकी वाइफ वहीं खड़ी रहती है और इंस्पेक्टर उनसे हालचाल पूछ के वहाँ से निकल आते हैं। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे वो फ़ोन की रिंगटोन वहाँ उन्हें सुनाई देती है और उस कांस्टेबल की वाइफ का चेहरा भी उसमें दिखाई देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर विजय की आंखें खुल जाती हैं और उसे हैरानी होती है। उसे पता लगता है कि किस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मेरे साथ करने वाले पुलिस वाले हैं वो ही इस प्लान को अंजाम दिया है और वो ही इसके पीछे उनका ही रोल है फाइनेंशियल जो गोल्ड कंपनी है उसमें चोरी करने में। पूरी प्लानिंग पुलिस के जो सारा स्टाफ है वो एक तरफ हो जाता है और इंस्पेक्टर विजय एक तरफ रहता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में जब आगे चलता है तो विजय उन सब से पूछताछ करने की कोशिश करता है और फाइनल नतीजे पे उसे पता लगता है कि सभी लोग इसमें मिले हुए हैं और सबके सब धोखेबाज हैं। इस तरह से काफ़ी चौंकाने वाली स्टोरी होती है। सभी का फिर से स्वागत है एक और नई मूवी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ सिनेमा की तेलुगु लैंग्वेज की एक और बेहतरीन मूवी जो कि अभी काफ़ी धमाल मचा रही है और सोशल मीडिया पे छाई हुई है और साथ ही ब्लॉकबस्टर मूवी की इस मूवी की काफ़ी चर्चा है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूवी पेडी की जो कि 2026 की तेलुगु सिनेमा के बेहतरीन मूवियों में इसकी गिनती की जा रही है। ये मूवी काफ़ी एक्शन ड्रामा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये मूवी है और उतना ही बेहतरीन इसको लिखा और डायरेक्ट किया है बुच्ची बाबू साना के द्वारा। दोस्तों जहाँ तक बात की जाए इस मूवी की तो इसको प्रोड्यूस किया है वेंकटेश सतीश कलेरू जो कि उन्होंने ये विरिधि सिनेमा के अंडर इसे प्रोड्यूस किया है। को प्रोड्यूसर इसमें ईशान सक्सेना जो कि इसमें IVI इंटरटेनमेंट और प्रेजेंट और मैत्री मूवी मेकर्स के साथ इन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी काफ़ी चर्चित है। साउथ सिनेमा की मूवी अपने आप में आजकल काफ़ी बेहतरीन मूवियों में इनकी गिनती की जाती है। आजकल इसके सामने देखा जाए तो बॉलीवुड भी बोलना लगने लगा है जिस तरह से साउथ सिनेमा की मूवियाँ बनने लगी हैं और इन्हें काफ़ी पसंद किया जाने लगा है। जो कि एक तरह से देखा जाए तो आजकल जो भी एक्ट्रेस या एक्टर की बात की जाए वो साउथ सिनेमा में काम की तलाश में देखने को मिल रहे हैं और देखा जाता है तो टॉलीवुड और बॉलीवुड आजकल दोनों एक समान लेवल पे आ गए हैं और जो कि एक समय था कि बॉलीवुड के कलाकार साउथ सिनेमा में काम करना पसंद नहीं करते थे या ये देखा जाता था कि साउथ सिनेमा में जो कलाकार काम करने जाते थे बॉलीवुड के तो ये माना जाता था कि बॉलीवुड के कलाकारों का करियर ख़त्म हो चुका है तभी वो साउथ सिनेमा की तरफ जा रहे हैं या उन्हें काम नहीं मिल रहा है। पर आज कहानी बिल्कुल अलग है। इस समय जो देखा जाए तो टॉलीवुड काफ़ी चर्चित मूवियाँ बना रहा है और काफ़ी बड़े बजट की मूवियाँ बनाने को देखने को मिलती है। उसका अगर कारण देखा जाए तो यही है कि आज के टाइम में साउथ सिनेमा जो कि कहें तो इनकी स्क्रिप्ट और इनके एक्शन और VFX इफ़ेक्ट्स वगैरह सब आपको इनका दीवाना बना देंगे और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो इनकी क्रिएटिविटी और इनकी स्टोरी काफ़ी अलग होती है जो कि एक आम इंसान को जोड़ने का काम करती है। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों इसमें स्टार्स की तो रामचरण सर इसमें एक लीड रोल में आपको देखने को मिलते हैं। अभिनेत्री के रूप में यहाँ पे जानवी कपूर आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी और इसके अलावा शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिवेंदु एंड वोमन ईरानी इसमें आपको सह कलाकार के रूप में देखने को मिलते हैं। सब ने अपना जो रोल अदा किया है काफ़ी बेहतरीन अदा किया है और जो कि इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था जब ये अंडर प्रोडक्शन थी तो इसको RC16 के नाम से इसे मार्च 2024 में अनाउंस किया गया था और इसके जो कि मूवी का नाम जो रखा गया वो मार्च 2025 में पेडी इसका नाम रखा गया। और दोस्तों काफ़ी अगर इस मूवी की शूटिंग की बात की जाए तो इस मूवी की शूटिंग लगभग 2024 से ही हैदराबाद, कोलंबो, कन्याकुमारी और पुणे में इसकी शूटिंग हुई है
और इसके साउंड ट्रैक की बात की जाए, जो कहें कि इसके म्यूज़िक की बात की जाए, तो हमारे सिनेमा जगत के स्टार A.R. रहमान सर ने इसमें अपना म्यूज़िक दिया है। और इस मूवी को जो कि थिएटर में जो रिलीज़ हुई है, ये 4 जून 2026 को हुई है, जो कि IMAX, IDX, डी बॉक्स, स्क्रीन एक्स और काफ़ी सिनेमा ने इसे अपने अपने फॉर्मेट में इसके पार्टनर रहे हैं। जहाँ तक कहानी की बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी पेडी, जो कि 2016 में भारत के ओलंपिक खेलों में खराब प्रदर्शन को देखते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो कि है अपने अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाता है, और वहाँ पे जो उसके मंत्री जी होते हैं वो सभी को फटकार का सामना करना पड़ता है। और उनका कहना होता है कि देश की प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें खोजने और सही प्रैक्टिस देने की व्यवस्था कमज़ोर है, जिसके कारण हमारे जो है 150 करोड़ की आबादी के होने के बावजूद भी मेडल में या कहीं कि ओलंपिक में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय बाद एक अधिकारी जो कि यहाँ पे बोमन ईरानी को देखा जाता है, वो आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहाँ वह देखते हैं कि दूर दराज के गांव के युवा जो कि असाधारण खेल की प्रतिभा और अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वहाँ के बच्चे मोबाइल में नहीं लगे रहते और सभी खेल के मैदान में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसे देख के बोमन ईरानी काफ़ी हैरान भी होता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो कि इतने बच्चे यहाँ इकट्ठे हैं। जब वह उनसे उनकी प्रेरणा के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम स्पोर्ट्स को लेके आज के समय में इतने, इस गांव की बात करें या इस एरिया में इतना रुझान क्यों है, तो सभी का एक ही हीरो का नाम लेते हैं, वो है पेडी। ये नाम सुनकर जो कि अधिकारी बोमन ईरानी है वो काफ़ी जिज्ञासु हो जाता है कि ऐसा कौन हस्ती है जो इतने बच्चों का आइडल है और आज के युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुझान देखने को मिलता है। तो आगे जब कहानी शुरू होती तो वहाँ जंगल, पहाड़ियाँ और कठिन रास्तों से होकर एक दूरदराज पहाड़ी गांव होता है, जो कि पेडी वहाँ पे रहने की बात होती है। तो वहाँ के ग्रामीण व्यक्ति उसको जो कहें कि जो खिलाड़ी अधिकारी होता है उसे बोमन ईरानी को अपने साथ ले जाने को बोलता है कि सर आपको वहाँ चलना है या पेडी से मिलना है तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और वो पेडी के बारे में पूरे रास्ते उसे बताता है कि कौन पेडी है, क्या कहानी है। फिर कहानी 1994 में पहुंच जाती है। कहानी हमें वर्ष 1994 में इसलिए ले जाती है क्योंकि काफ़ी से इसमें जो इसके सिनेमेटोग्राफी है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट की गई है और कहानी कभी फ्लैशबैक में जाती है। तो विजयनगरम जो कि क्षेत्र के घने जंगलों में पहाड़ियों में भी एक छोटा सा आदिवासी गांव होता है। इस गांव को सरकार ने कभी अपनी आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि गांव कोई सरकारी नाम नहीं था और न वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन था। पहाड़ियों के बीच होने के कारण उसका कोई संपर्क नहीं होता है दूसरे गांव से। वहाँ के लोगों को जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो एक 2 महीने बाद मिलती थी और वहाँ के लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए भी दूसरे गांव में वहाँ से अपने पहाड़ियों से उतर के काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद किसी दूसरे गांव में जाके अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता था। गांव के लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव, गरीबी और शोषण भी देखने को मिलता था, क्योंकि दूसरे गांव के जमींदार, प्रतिभाशाली लोग और ऊंची जाति के लोग उन पे दबाव बनाते थे और इन पे ये दबाव रहता था कि उन्हें औरों से कम मजदूरी देखने को मिलती थी और उन्हें कहे तो उनको जलील किया जाता था और उन्हें ये बुरा भी लगता था, पर उनके पास कोई और रोज़गार न होने के कारण वो अपनी मजबूरी में ये काम करते थे। गांव के रहने वाला अप्पाला सूरी जो वर्षों से सरकार से एक रिक्वेस्ट करता रहता है कि उसका सपना होता है कि गांव को कानूनी पहचान मिले या जो आपको
जिस कैरेक्टर की बात हो रही है अपला सूरी, जो कि सरकार से आवेदन करता है कि उसके गांव को एक अलग पहचान मिले। ये रोल यहाँ पे जगपति बाबू ने किया है। और जो यहाँ पे बात की जाए, सरकार से बात की, तो वो ये रहती है कि गांव को कानूनी पहचान मिले, उसको एक नाम हो और वहाँ एक रेलवे स्टेशन बने, ताकि जो गांव के लोग पहाड़ियों के बीच में रहते हैं उन्हें आने में काफ़ी समय लगता है और रोज़गार के लिए वो ज़्यादा दूर मेहनत करने नहीं जा पाते। तो उसके लिए वो ये रिक्वेस्ट करता है, लेकिन 30 साल की मेहनत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है मूवी की। और दोस्तों पेडी की बात की जाए तो इस गांव में रहने वाला पेडी एक प्रतिभाशाली और साहसी युवक दिखाया जाता है, जो कि आटा कोली के रूप में जाना जाता है। यानी कि विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में अपना हिस्सा लेकर पैसा कमाता था। वो प्रतियोगिता के लिए अपनी कमाई करता था। पेडी जो कि एक काफ़ी अद्भुत क्रिकेट खिलाड़ी होता है। वह जहाँ भी खेलने जाता है या किसी भी गांव में खेलता, जीत हासिल कर के लाता है। उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास और खेल कौशल के कारण उसको आसपास के लोग इलाकों में काफ़ी प्रसिद्ध था। और जो आज के युवा थे, गांव के लोग थे, बच्चे थे, वह उसके काफ़ी दीवाने थे और उसे अपना आइडल मानते थे। पेडी का जो एक्शन देखने के लिए जो भी वहाँ पे शर्तें लगती थी, या गाँव के मेलों में या कहीं की जो एक प्रतियोगिता होती थी, उसमें उसकी एक बोली लगती थी और उसके हिसाब से प्रतियोगिता होती थी। पेडी केवल खिलाड़ी नहीं था, वो गांव के लोगों के लिए काफ़ी प्रतीक और मेहनती होता है। इसके अलावा वो गुड़ बनाने का काम भी करता है, मजदूरी भी करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पेडी की मुलाकात दो कि यच्ची अम्मा से होती है, जो कि एक स्थानीय राजनेता की बेटी होती है, जो कि यहाँ पे जानवी कपूर होती है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपता है। यच्ची अम्मा जो कि पेडी की सादगी और साहस और ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित रहती है, कहीं तो उस पर लट्टू हो जाती है। और दूसरों ओर देखे जाए तो पेडी उसमें गहरा प्रेम करने लगता है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे आते थे और जाति के रूप में भी भेदभाव था, क्योंकि वह एक निम्न जाति से और जानवी जो कि यहाँ पे एक उच्च जाति से दिखाया जाता है। पेडी एक निम्न जाति से होता है और उसका पिता जो है एक राजनीतिक नेता होता है, इसलिए इतना आसान नहीं हो पाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि राम जो कि यच्ची अम्मा के पिता के राजनीतिक विरोध का भतीजा राम बुज्जी बेहद घमंडी और क्रूर व्यक्ति होता है, और जो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक यच्ची अम्मा का अपमान करने और उसे जबरन निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो कि जानवी कपूर अपने पिता का प्रचार करने के लिए एक मेले के अंदर स्टेज पे प्रचार कर रही होती है, और तभी जो कि यहाँ पे यच्ची अम्मा का भतीजा जो राम बुच्ची है वो उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। ये देख के पेडी का खून खौल उठता है और वह राम बुच्ची को सबक सिखाने के लिए बुरी तरह पीट देता है और यच्ची अम्मा की इज्जत बचाता है। इस घटना के बाद राम बुच्ची और पेडी का कट्टर दुश्मन बन जाता है। बदला लेने के लिए राम बुच्ची एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट की साजिश रचता है, जो कि एक धोखाधड़ी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके पेडी को हरवा देता है। सबके सामने देखा जाता है कि जब ये टूर्नामेंट होता है तो जो राम बुच्ची है वो उसकी बोली 1 रुपये लगाता है, और इस तरह से जब उसके अपोजिट वाले जो खिलाड़ी टीम से जब यहाँ पे पेडी खेलता है तो सभी उसके साथी खिलाड़ी आउट होते चले जाते हैं, और यहाँ पे पेडी को ओपनिंग भी नहीं की जाती और एक तरफा मैच जिताने की पूरी कोशिश करता है, पर उसका टीम का लास्ट का खिलाड़ी भी जानबूझ के आउट हो जाता है। तब पेडी को समझ में आता है कि मैच में उसका अपमान किया जा रहा है, और लेकिन जनता का प्यार और सम्मान उसे तब भी मिल ही जाता है। लोगों को समझ में आ जाता है कि इन्होंने इसे जानबूझ के हराया, जबकि पेडी एक ज़बरदस्त प्लेयर था।
इसके बाद पेडी कसम खाता है कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसी दौरान उसने प्रसिद्ध पहलवान कहें कि गौर नायडू की नज़र पेडी पे पड़ती है। गौर नायडू वर्षों से पारंपरिक कुश्ती को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता रहता है। वह पेडी की क्षमता को पहचान जाता है और उसे प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ से कुश्ती खेलो। लेकिन जो कि उस समय पेडी का प्रस्ताव उसको स्वीकार नहीं रहता, क्योंकि वो पैसे के लिए गेम खेलता था और ये बात जो कि गौर नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मेरे अगर अखाड़े में तुम्हें कुश्ती खेलनी है या मैं पहलवानी कराना, मैं पैसे के लिए गेम नहीं सिखाता हूँ। तो गांव का कुछ समय बाद ही गांव में एक दुक्का पहाड़ का जो बात होती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि एक दिन गांव के लोग जो कि जंगल का रास्ते काम पर जा रहे होते हैं, रास्ते में एक बच्चा बीमार पड़ जाता है क्योंकि इस गांव में सड़क और अस्पताल परिवहन की कोई सुविधा नहीं होती है और बच्चा उस समय इलाज नहीं मिलने के कारण मर जाता है क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। और इसी दौरान जो कि उसका सामना होता है और उनको कहीं पहाड़ी इलाके होने के कारण वहाँ पे अस्पताल तो दूर दूर तक नहीं हो पाती और रेलवे लाइन तो है पर ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, तो कोई सुविधा नहीं और इन कारण उस बच्चे की जान चली जाती है। और यहाँ पे जो कि अपलासूरी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि बच्चे की मौत से दुखी होकर अल्पासूरी अपने सभी पुराने आवेदन लेकर स्थानीय मंत्री के पास पहुँचता है क्योंकि वह मंत्री से गांव की पहचान देने की विनती करता है, लेकिन मंत्री उसकी बात सुनने के बजाय उसका अपमान करता है और उसे भगा देता है। वर्षों की मेहनत और उम्मीदों से टूट जाने के बाद अपलासूरी पूरी तरह से निराश हो जाता है और आखिरकार एक चलती हुई ट्रेन के सामने कूदकर अपनी आत्महत्या कर देता है। अपलासूरी की मौत से पूरा गांव गुस्से से भर जाता है और पेडी और गांव के लोग रेलवे ट्रैक को आग लगा देते हैं, विरोध करते हैं। पुलिस उनको ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज करती है और लोगों को बुरी तरह से मारती है और उन्हें गिरफ्तार तो कर ही लेती है। यहाँ पे पेडी को समझ जाता है कि केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा और उसके जो अपलासूरी है उसे भी कहते कि एक अनाथ डेड बॉडी की घोषणा कर देते हैं, जबकि पूरा गांव अच्छे से जानता था कि वो हमारे गांव का है, पर उस गांव की कोई पहचान नहीं होने के कारण उसे लावारिस लाश के तौर पे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसे उस दिन ये एहसास होता है कि केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा काम करना होगा जिससे पूरे देश का ध्यान गांव की ओर जाए। इसके बाद पेडी अपना मन बनाता है कि वह अब कुश्ती सीखेगा और वो गौर नायडू के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और गौर नायडू से काफ़ी कठिन प्रशिक्षण देता है। सुबह से रात तक पसीना बहा दे पेडी को एक महान पहलवान में बदल देता है। धीरे धीरे वह स्थानीय प्रतियोगिता जीतने लगता है और फिर जिला स्तर की और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर में जाके वो अपनी पहचान बनाता है। इसी दौरान राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के ठीक पहले एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ईर्ष्या के कारण जो कि यहाँ पे गौर नायडू के पास ही पहलवानी करता था, पर फाइनल में जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे गौर नायडू अपने पेडी को यहाँ पे खिलाड़ी के तौर पे चुनता है और इसी ईर्ष्या के कारण वो पहलवान उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों पे गंभीर चोट लग जाती है। डॉक्टरों को इसी कारण जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पेडी फिर भी जीत ही जाता है और देखा जाता है कि उसके पैरों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है और डॉक्टरों को उसे का कहना होता है कि उसका खेल कैरियर लगभग ख़त्म हो चुका है। जो भी पेडी दर्द सहते हुए सेमीफाइनल जीत तो जाता है, लेकिन जीत के तुरंत बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। पेडी का सपना जो कि टूट जाता है। होश आने पर डॉक्टर बताते हैं कि वह कभी कुश्ती नहीं लड़ सकेगा। सरकार उसे सहानुभूति के आधार पर एक सरकारी नौकरी देने की पेशकश करती है, लेकिन पेडी ये नौकरी लेने से इनकार कर देता है। वह अच्छी अम्मा से भी दूर हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उसके योग्य नहीं रहा।
दिल्ली की यात्रा करता है। पेडी सीधे दिल्ली पहुंचता है, रेल मंत्री से मिलने की कोशिश करता है कि उसका सब वो सोचता है कि किसी तरह हमारे गांव में अगर ट्रेन रुके तो हमारे यहाँ स्टेशन बनेगा तो गांव का नाम भी हो जाएगा और पहचान भी मिल जाएगी। पर कई कठिनाइयों के बाद भी उसे मुलाकात का मौका मिलता है, लेकिन मंत्री उसकी बात को सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है और उसको विकलांगता का अपमान करता है। पेडी को एहसास होता है कि व्यवस्था उसकी बात तब तक नहीं सुनेगी जब तक वह कुछ ऐसा आदरण नहीं कर देता या लोग उसको पहचान नहीं जाए या कुछ ऐसा कुछ करे ताकि लोगों को ये समझ में आए या वो अपना मैसेज सबके सामने रख सके। इसके बाद पेडी एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त पैर को कटवा देता है और इसके बाद वह एक कृत्रिम रनिंग ब्लेड लगवाता है और पैर एथलीट बनने का फैसला करता है। यह उसके जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। उसे फिर से चलना, दौड़ना, संतुलन बनाना सीखना पड़ता है और इसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो काफ़ी अथक मेहनत और संघर्ष के साथ 1996 के राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता का हिस्सा लेता है और पूरे देश की नज़र इस प्रतियोगिता पे होती है। पेडी अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए दौड़ जीत जाता है और स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है और सभी की नज़रें उसी पे जाती हैं। गांव के लोग भी टीवी पे उसके इस अथाह प्रयास को देखते हैं। गांव वालों को ये समझ में आ जाता है कि पेडी क्यों खेल की तरफ इतना योगदान देने की कोशिश करता है और इसी के साथ ही जीत के बाद वह जब मंत्री जी वहाँ पे उसे मेडल पहनाने आते हैं तो वह रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भाषण देने का एक मौका मिलना चाहिए। इसके बाद वह अपने पदक और व्यक्तिगत उपलब्धि की बात नहीं करता है, इसके बजाय वह पूरे देश को अपने गांव की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे हजारों लोग बिना पहचान और बिना नाम और बिना सुविधा के जी रहे हैं और उसका भाषण टीवी पे दूर देशों तक प्रसारित होता है। सरकार झुकती है इसके बाद और जनता की भारी प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता है। आखिरकार सरकार गांव को आधिकारिक मान्यता देती है और वहां रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की जाती है। गांव की कानूनी पहचान मिल जाती है और सरकार रेलवे स्टेशन का नाम पेडी स्टेशन रखना चाहती है, लेकिन पेडी इस सम्मान को ठुकरा देता है। वह चाहता है कि गांव और स्टेशन का नाम अप्पलावाल लैसा रखा जाए ताकि अप्पल सूरी के संघर्ष और बलिदान को हमेशा याद रखा जाए। सरकार उसकी इच्छा स्वीकार कर लेती है और पेडी अपने गांव उसी ट्रेन में बैठ के लौटता है। पूरा गांव उसका भव्य स्वागत करता है। वह अपनी माँ से मिलता है और यच्ची अम्मा के साथ फिर से एक हो जाता है। राम बुच्ची अपने पुराने अपराधों से पछताता और बदल जाता है। कहानी वापस 2016 में लौट आती है। खेल मंत्रालय का अधिकारी पेडी की पूरी कहानी सुनकर भावुक हो जाता है। यह निर्णय लेता है कि देश के दूर-दराज गाँवों में छिपी खेल प्रतियोगिताओं को खोजने और उन्हें अवसर देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस प्रकार पेडी कहानी केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं रह जाती, केवल संघर्ष, सम्मान और बलिदान की सामाजिक बदलाव की प्रेरणादायक कथा बनती है। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है दोस्तों और आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर यहाँ पे कलाकारों की बात की जाए तो रामचरण ने यहाँ पे पेडी का रोल अदा किया है। जानी कपूर यहाँ अच्छी अम्मा का रोल अदा किया है जो कि यहाँ पे पेडी की लवर होती है। शिवराज कुमार जो कि यहाँ पे पेडी के रेसलर कोच होते हैं और जगपति बापू यहाँ अप्पला सूरी जो कि ट्रेन रोकने का किरदार दिखाया जाता है कि किस तरह से उनके गांव के विकास के लिए दिखाया जाता है। दिव्येंदु यहाँ पे राम बुच्ची के रोल अदा किया। काफ़ी अच्छा कलाकार हैं और काफ़ी वेब सीरीज़ में आपने देखा मिर्ज़ापुर में भी इनका अपना का अलग ही लोहा बनवाया था। बोमन ईरानी को भी कौन नहीं पहचानता, सभी जानते हैं, जो कि एक मिनिस्टर ऑफिसर होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स के। और इसके अलावा और भी कलाकार होते हैं। अजय घोष जो कि यहाँ पड़ियप्पा
का रोल अदा करते हैं। सत्य यहाँ पे पेडी का फ्रेंड का रोल अदा करता है और उपेंद्र लेमा यहाँ पे गांव के सीन दिखाए जाते हैं और काफ़ी बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है। जहाँ तक बात की जाए, इस मूवी के गाने टी सीरीज़ के बैनर के तले बने हैं दोस्तों। और इसमें जो पॉपुलर गाने की बात की जाए तो लगभग इसमें 35 करोड़ रुपए के राइट्स से टी सीरीज़ ने इसके खरीदे थे। और यहाँ पे जो इसके पॉपुलर गाने की बात की जाए तो चिकरी चिकरी जो कि 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ हो चुका था, पहला टाइटल सॉन्ग। उसके बाद इसका सेकंड सिंगल टाइटल जो राई राई रर्रा जो कि काफ़ी चर्चित रहा। और इसके अलावा इस मूवी में 4 गाने आपको देखने को मिलते हैं। चिकरी चिकरी काफ़ी फेमस हुआ था, सोशल मीडिया पे भी इसके काफ़ी मीम्स बने थे और इसके साउंड को काफ़ी यूज़ किया गया था। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की बात की जाए तो मैत्री मूवी डिस्ट्रीब्यूशन LLB ने निजमन को इसमें लगभग 63 करोड़ इसमें खरीदे थे। इसके अलावा जियो स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म ने नॉर्थ इंडिया के राइट्स खरीदे और किशोर फिल्म ने इसके कर्नाटक के राइट्स खरीदे गए। तमिलनाडु और केरला में जो स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूशन ने इसके राइट्स खरीदे थे दोस्तों। ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अक्रॉस टेरिटरी जो हम्बल फिल्म्स ने इसके राइट्स खरीदे। तो कुल मिला के राइट्स बेच के भी इस कंपनी है जो कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। ये मूवी अगर आप बाद में देखने का अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ, ये मूवी फ्यूचर में आपको नेटफ्लिक्स OTT पे देखने को मिलेगी। और इस मूवी के कलेक्शन की भी बात कर ली जाए तो लगभग इसकी ओपनिंग डे ही लगभग 112 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया ग्लोबली। और इसके अंदर लगभग 82 करोड़ जो कि डोमेस्टिक कलेक्शन था। और काफ़ी बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मूवी को देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई मूवी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ सिनेमा की एक और चर्चित मूवी जो कि साल 2026 में आई है और काफ़ी मलयालम ये मूवी जो कि साउथ सिनेमा की क्राइम थ्रिलर मूवी है और ये काफ़ी पसंद की गई। और इसमें जो कि एक क्राइम स्टोरी पे बेस्ड है और इस मूवी में किस तरह से इसका जो क्लाइमैक्स है वो आपको हैरान और चौंकाने वाला रहेगा। मूवी की शुरुआत में अगर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं तो इस मूवी का नाम त्रिदम है जो कि 2026 की मलयालम लैंग्वेज की क्रिमिनल थ्रिलर फिल्म है दोस्तों। ये सिर्फ मलयालम भाषा में नहीं होकर दूसरी भाषाओं में भी इसे रिलीज़ किया गया। हिंदी भाषा में भी ये अवेलेबल है। और इस मूवी को जो कि डायरेक्ट किया है मार्टिन जोसेफ ने इसे डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है इसे मुकेश R मेहता के द्वारा और CV सारथी जो कि इन्होंने E4 एंटरटेनमेंट के बैनर के तले इसे प्रोड्यूस किया है। और जहाँ तक बात की जाए तो इस मूवी को प्रेजेंट किया है जीतू जोसेफ के द्वारा। और ये फिल्म में स्टार्स की बात की जाए तो सानी निगम इसमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं आपको। और सोबी तिलकरण, कृष्णा परवा, दिनेश प्रभाकर, अभिराम राधा कृष्णन और कोट्या रमेश इसके अंदर आपको सपोर्टिंग रोल में देखने को मिलते हैं। मूवी में एक इंस्पेक्टर का जो मेन किरदार है यहाँ पे सानी निगम के द्वारा जो किया जाता है, इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है दोस्तों। और यहाँ पे जो विजय राधा कृष्णन जो कि यहाँ पे न्यूली अपॉइंटेड है कि सब इंस्पेक्टर इस मूवी के अंदर होते हैं और उनकी जो पोस्टिंग होती है खुजी नीलम पुलिस स्टेशन में होती है जो कि और जो वहाँ पे एक शॉर्ट सर्विस के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह लीडिंग पुलिस ऑफिसर मल्टीपर्पज़ काम वहाँ पे वो करते हैं। तभी वहाँ पे जो कि एक स्टेशन के थ्रू यहाँ पे एक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और अन्नामला फाइनेंस की जो एक कंपनी होती है जहाँ से काफ़ी कुछ चोरी हो जाता है और इस चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं और
उसमें जो कि एक के बाद एक डेड बॉडी वहाँ पे रिकवर होती हैं, जो कि डैम के पास होती हैं। जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी लोगों को इसके विक्टिम्स के तौर पे देखा जाता है कि उसके जो 4 डेड बॉडी मिलती हैं उनमें एक तरह का सिमिलर देखने को मिलता है क्राइम करने का तरीका। और इसमें जो सजेस्ट और कनेक्शन है वो मर्डरर के बीच में किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है लोकल सोर्स के द्वारा, और विजय और उसकी टीम जो कि इसकी थर्ड बॉडी को जो है उसको पेड़ों से बीच से ढूंढ के निकालते हैं, और फाइनली विक्टिम जो कि होल्डिंग होता है गोल्ड ऑर्नामेंट के अंदर आइडेंटिफाई करा जाता है प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए अन्नामलय फाइनेंस रॉबरी के द्वारा। पुलिस एंडे जो आइडेंटिटी करती है डे इसके अंदर काफ़ी कुछ ढूंढती है, और इस मूवी के अंदर जो कि 3 लेबर्स जो होते हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, और वो तीनों एक दिन गायब हो जाते हैं। और देखा जाता है तो धीरे धीरे उनको पता लगता है कि वो सभी जो कि यहाँ लेबर का काम करने आए थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं। बाद में उनकी डेड बॉडी मिलती है, और जो चौथा बंदा होता है उसको अभी भी गायब है, वो ज़िंदा है मर गया उसका कुछ पता नहीं रहता है। और यहाँ पे इसी दौरान जो कि गोल्ड चोरी की कहानी भी साथ में चलती रहती है, जो कि एक गोल्ड लोन कंपनी से चुराया जाता है। विजय की जो कि सर्चिंग का जो क्राइटेरिया है वो इसकी शुरुआत करता है। यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई मूवी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ सिनेमा की मलयालम की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म की, जो कि काफ़ी चर्चित रही और लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया इसके अंदर। साउथ की जो मलयालम फिल्में हैं ज़्यादातर क्राइम रिलेटेड और सस्पेंस थ्रिलर पर आधारित होती हैं। इसी एक मूवी की हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं ब्रह्म मूवी की, जो कि काफ़ी बेहतरीन मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है दोस्तों। जहाँ तक बात की जाए इस मूवी को जो कि डायरेक्ट किया है मार्टिन जोसेफ के द्वारा, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है मुकेश आर मेहता और CV सारथी के द्वारा, जो कि E4 एंटरटेनमेंट के बैनर के तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। बात की जाए इसको प्रेजेंट करने की तो इसमें जीतू जोसेफ ने इस फिल्म में को फिल्म स्टार सेन निगम को इसमें लीड रोल में प्रेजेंट किया है। इसके साथ सोबी तिलेखानन, कृष्णन प्रभा, दिनेश प्रभाकर, अभिराम राधा कृष्णन, कोटिया रमेश आदि सपोर्टिंग रोल में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो कि बात की जाए इस मूवी की तो इस मूवी में एक इंस्पेक्टर की कहानी रहती है। किस तरह से कहानी की शुरुआत में एक इंस्पेक्टर की पोस्टिंग एक थाने में होती है, और वह वहाँ जाके जो कि उसकी पहली पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे जो सुनने में मिलता है कि वहाँ कोई क्राइम नहीं होता है, वहाँ नॉर्मल लाइफ रहती है, क्राइम ना के बराबर रहता है। पर जैसे ही वो अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करता है उसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे एक जंगल में डेड बॉडी मिलती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और इस तरह से एक क्राइम की स्टोरी शुरू होती है। इंस्पेक्टर काफ़ी जो है चैलेंजेस रूप में इसमें काम करता है, और स्टाफ भी ऐसा लगता है कि पूरा सपोर्ट कर रहा है, और कहानी की शुरुआत में ये देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे होती है, इसी दौरान एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में चोरी हो जाती है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसके पैरेलल चलती रहती है। धीरे धीरे पता लगता है कि किस तरह से इंस्पेक्टर काफ़ी कुछ कोशिश करता है ढूंढने की, और इस तरह से डेड बॉडी मिलने का सिलसिला शुरू होता है। और देखते देखते लगभग 4 डेड बॉडी में से 4 कहें तो उससे पहले कि 4 लोग जो कि एक तमिलनाडु से आए हुए मज़दूर होते हैं, उनमें 3 की डेड बॉडी मिलती है, और चौथे व्यक्ति की तलाश की जाती है। देखा जाता है कि किस तरह से उनकी डेड बॉडी में से एक के हाथ पे सोने का कंगन मिलता है, और इस तरह से पुलिस वाले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन चारों प्रवासी मज़दूरों ने जो कि यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के अंदर गोल्ड फाइनेंस कंपनी में आके चोरी की होती है, और लालच में आके वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, और इसमें वो 3 मारे जाते हैं, और
एक जो जिंदा बचता है वो सारा बॉडी लेके भाग गया, ऐसी थ्योरी पुलिस वाले लगाते हैं। इस सभी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। इंस्पेक्टर विजय जो कि काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि कोई लीड नहीं मिलती है, और लोकल जो कि लीडर होते हैं वो भी इस मुद्दे को उठाते हैं कि यहाँ हमारे इलाके में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों की डेड बॉडी मिल रही है, और ऊपर से ये चोरी भी इस मुद्दे को और बढ़ा देती है। इन सभी को से मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। इसी दौरान जो कि पुलिस इधर घूमती रहती है, जो गोल्ड की बात रहती है उसके लिए धीरे धीरे इंस्पेक्टर को काफ़ी कुछ ढूंढने को मिलता है। और यहाँ पे जो चौथा बंदा है वो भी, उसका भी पता लगता है पुलिस वालों को। और इस सारे जो कि गोल्ड जो चोरी होता है उसकी सूचना आसपास के थानों में भी दी जाती है। साथ ही साथ जो कि सुनारों की दुकान पे भी ये सूचना दी जाती है कि अगर आपके पास कोई गोल्ड बेचने आता है तो हमें जल्दी से जल्दी इसकी खबर दी जाए। कोई गुमनाम अगर इस तरह की जो आइटम है, अगर चोरी का सामान बेचने आता है तो। इस दौरान देखा जाता है कि एक महिला जो कि सुनार की दुकान पे कुछ सोने का आइटम बेचने आती है, तभी उसके पास एक फ़ोन आ जाता है और वह पूरी तरह से सीसीटीवी में दिख नहीं पाती है, पर एक अंदाज़ा लग जाता है कि वो महिला जो दिखती है वो एक्चुअली क्या है कि मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पुलिस कांस्टेबल ने छुट्टी ली रहती है, और क्योंकि वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है और आज मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाऊँगा। तो इस दौरान जो नए इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है वो भी अपने इलाके का टूर करते के दौरान उस इंस्पेक्टर के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, तो वो उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं कि उसकी माँ खाट पे लेटी रहती है और उसकी वाइफ वहीं खड़ी रहती है, और इंस्पेक्टर उनसे हालचाल पूछ के वहाँ से निकल आते हैं। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे वो फ़ोन की रिंगटोन वहाँ उन्हें सुनाई देती है, और उस कांस्टेबल की वाइफ का चेहरा भी उसमें दिखाई देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर विजय की आंखें खुल जाती हैं और उसे हैरानी होती है। उसे पता लगता है कि किस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मेरे साथ करने वाले पुलिस वाले हैं वो ही इस प्लान को अंजाम दिया है, और वो ही इसके पीछे उनका ही रोल है फाइनेंशियल जो गोल्ड कंपनी है उसमें चोरी करने में। पूरी प्लानिंग पुलिस के जो सारा स्टाफ है वो एक तरफ हो जाता है और इंस्पेक्टर विजय एक तरफ रहता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में जब आगे चलता है तो विजय उन सब से पूछताछ करने की कोशिश करता है, और फाइनल नतीजे पे उसे पता लगता है कि सभी लोग इसमें मिले हुए हैं और सबके सब धोखेबाज हैं। इस तरह से काफ़ी चौंकाने वाली स्टोरी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई मूवी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं साउथ सिनेमा की तेलुगु लैंग्वेज की एक और बेहतरीन मूवी, जो कि अभी काफ़ी धमाल मचा रही है और सोशल मीडिया पे छाई हुई है, और साथ ही ब्लॉकबस्टर मूवी की इस मूवी की काफ़ी चर्चा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूवी पेडी की, जो कि 2026 की तेलुगु सिनेमा के बेहतरीन मूवियों में इसकी गिनती की जा रही है। ये मूवी काफ़ी एक्शन, ड्रामा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये मूवी है, और उतना ही बेहतरीन इसको लिखा और डायरेक्ट किया है बुच्ची बाबू साना के द्वारा। दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए इस मूवी की, तो इसको प्रोड्यूस किया है वेंकटेश सतीश कलेरू, जो कि उन्होंने ये विरिधि सिनेमा के अंडर इसे प्रोड्यूस किया है। को प्रोड्यूसर इसमें ईशान सक्सेना, जो कि इसमें IVI इंटरटेनमेंट और प्रेजेंट और मैत्री मूवी मेकर्स के साथ इन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी काफ़ी चर्चित है। साउथ सिनेमा की मूवी अपने आप में आजकल काफ़ी बेहतरीन मूवियों में इनकी गिनती की जाती है। आजकल इसके सामने देखा जाए तो बॉलीवुड भी बोना लगने लगा है, जिस तरह से साउथ सिनेमा की मूवियाँ बनने लगी हैं और इन्हें काफ़ी पसंद किया जाने लगा है। जो कि एक तरह से देखा जाए तो आजकल जो भी एक्ट्रेस या एक्टर की बात की जाए, वो साउथ सिनेमा में काम की तलाश में देखने को मिल रहे हैं, और देखा जाता है तो टॉलीवुड और बॉलीवुड आजकल दोनों एक समान लेवल पे आ गए हैं। और
जो कि एक समय था कि बॉलीवुड के कलाकार साउथ सिनेमा में काम करना पसंद नहीं करते थे, या ये देखा जाता था कि साउथ सिनेमा में जो कलाकार काम करने जाते थे बॉलीवुड के, तो ये माना जाता था कि बॉलीवुड के कलाकारों का करियर ख़त्म हो चुका है, तभी वो साउथ सिनेमा की तरफ जा रहे हैं या उन्हें काम नहीं मिल रहा है। पर आज का कहानी बिल्कुल अलग है। इस समय जो देखा जाए तो टॉलीवुड काफ़ी चर्चित मूवियाँ बना रहा है और काफ़ी बड़े बजट की मूवियाँ बनाने को देखने को मिलती है। उसका अगर कारण देखा जाए तो यही है कि आज के टाइम में साउथ सिनेमा जो कि कहें तो इनकी स्क्रिप्ट और इनके एक्शन और वीएफएक्स इफ़ेक्ट्स वगैरह सब आपको इनका दीवाना बना देंगे। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो इनकी क्रिएटिविटी और इनकी स्टोरी काफ़ी अलग होती है, जो कि एक आम इंसान को जोड़ने का काम करती है। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों इसमें स्टार्स की, तो रामचरण सर इसमें एक लीड रोल में आपको देखने को मिलते हैं। अभिनेत्री के रूप में यहाँ पे जानवी कपूर आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु एंड बोमन ईरानी इसमें आपको सह कलाकार के रूप में देखने को मिलते हैं। सब ने अपना जो रोल अदा किया है काफ़ी बेहतरीन अदा किया है। और जो कि इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था जब ये अंडर प्रोडक्शन थी, तो इसको RC16 के नाम से इसे मार्च 2024 में अनाउंस किया गया था। और इसके जो कि मूवी का नाम जो रखा गया वो मार्च 2025 में पेडी इसका नाम रखा गया। और दोस्तों काफ़ी अगर इस मूवी की शूटिंग की बात की जाए तो इस मूवी की शूटिंग लगभग 2024 से ही हैदराबाद, कोलंबो, कन्याकुमारी और पुणे में इसकी शूटिंग हुई है। और इसके साउंड ट्रैक की बात की जाए, जो कहें कि इसके म्यूज़िक की बात की जाए, तो हमारे सिनेमा जगत के स्टार AR रहमान सर ने इसमें अपना म्यूज़िक दिया है। और इस मूवी को जो कि थिएटर में जो रिलीज़ हुई है ये 4 जून 2026 को हुई है, जो कि IMAX, IDX, D बॉक्स, स्क्रीन एक्स और काफ़ी सिनेमा ने इसे अपने अपने फॉर्मेट में इसके पार्टनर रहे हैं। जहाँ तक कहानी की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी पेडी जो कि 2016 में भारत के ओलंपिक खेलों में खराब प्रदर्शन को देखते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो कि है अपने अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाता है, और वहाँ पे जो उसके मंत्री जी होते हैं वो सभी को फटकार का सामना करना पड़ता है। और उनका कहना होता है कि देश की प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें खोजने और सही प्रैक्टिस देने की व्यवस्था कमज़ोर है, जिसके कारण हमारे जो है 150 करोड़ की आबादी के होने के बावजूद भी मेडल में या कहीं कि ओलंपिक में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय बाद एक अधिकारी जो कि यहाँ पे बोमन ईरानी को देखा जाता है, वो आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र का दौरा करते हैं और वहाँ वह देखते हैं कि दूर दराज के गाँव के युवा जो कि असाधारण खेल की प्रतिभा और अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वहाँ के बच्चे मोबाइल में नहीं लगे रहते और सभी खेल के मैदान में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसे देख के बोमन ईरानी काफ़ी हैरान भी होता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो कि इतने बच्चे यहाँ इकट्ठे हैं। जब वह उनसे उनकी प्रेरणा के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम स्पोर्ट्स को लेके आज के समय में इतने इस गांव की बात करें या इस एरिया में इतना रुझान क्यों है, तो सभी का एक ही हीरो का नाम लेते हैं, वो है पेडी। ये नाम सुनकर जो कि अधिकारी बोमन ईरानी है वो काफ़ी जिज्ञासु हो जाता है कि ऐसा कौन हस्ती है जो इतने बच्चों का आइडल है और आज के युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुझान देखने को मिलता है। तो आगे जब कहानी शुरू होती तो वहाँ जंगल, पहाड़ियाँ और कठिन रास्तों से होकर एक दूरदराज पहाड़ी गांव होता है, जो कि पेडी वहाँ पे रहने की बात होती है। तो गाँव वहाँ के ग्रामीण व्यक्ति उसको जो कहें कि जो खिलाड़ी अधिकारी होता है उसे बोमन ईरानी को अपने साथ ले जाने को बोलता है कि सर आपको वहाँ चलना है या पेडी से मिलना है तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और वो पेडी के बारे में पूरे रास्ते उसे बताता है कि कौन पेडी है, क्या कहानी है। फिर कहानी 1994 में पहुंच जाती है। कहानी हमें वर्ष 1994 में इसलिए ले जाती है क्योंकि काफ़ी से इसमें जो इसके सिनेमेटोग्राफी है वो
आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट की गई है और कहानी कभी फ्लैशबैक में जाती है। तो विजयनगरम जो कि क्षेत्र के घने जंगलों में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आदिवासी गांव होता है। इस गांव को सरकार ने कभी अपनी आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि गांव कोई सरकारी नाम नहीं था और न वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन था। पहाड़ियों के बीच होने के कारण उसका कोई संपर्क नहीं होता है दूसरे गाँव से। वहाँ के लोगों को जो भी सूचनाएँ मिलती हैं वो एक एक 2-2 महीने बाद मिलती थी और वहाँ के लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए भी दूसरे गांव में वहाँ से अपने पहाड़ियों से उतर के काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद किसी दूसरे गांव में जाके अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता था। गांव के लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव, गरीबी और शोषण भी देखने को मिलता था, क्योंकि दूसरे गांव के जमींदार, प्रतिभाशाली लोग और ऊंची जाति के लोग उन पे दबाव बनाते थे और इन पे ये दबाव रहता था कि उन्हें औरों से कम मजदूरी देखने को मिलती थी और उन्हें कहे तो उनको जलील किया जाता था और उन्हें ये बुरा भी लगता था, पर उनके पास कोई और रोज़गार न होने के कारण वो अपनी मजबूरी में ये काम करते थे। गांव का रहने वाला अप्पाला सूरी जो वर्षों से सरकार से एक रिक्वेस्ट करता रहता है कि उसका सपना होता है कि गांव को कानूनी पहचान मिले, या जो आपको जिस करैक्टर की बात हो रही है अपला सूरी, जो कि सरकार से आवेदन करता है कि उसके गांव को एक अलग पहचान मिले, ये रोल यहाँ पे जगपति बाबू ने किया है। और जो यहाँ पे बात की जाए, सरकार से बात की, तो वो ये रहती है कि गांव को कानूनी पहचान मिले, उसको एक नाम हो और वहाँ एक रेलवे स्टेशन बने, ताकि जो गांव के लोग पहाड़ियों के बीच में रहते हैं उन्हें आने में काफ़ी समय लगता है और रोज़गार के लिए वो ज़्यादा दूर मेहनत करने नहीं जा पाते, तो उसके लिए वो ये रिक्वेस्ट करता है। लेकिन 30 साल की मेहनत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है मूवी की। और दोस्तों पेडी की बात की जाए तो इस गांव में रहने वाला पेडी एक प्रतिभाशाली और साहसी युवक दिखाया जाता है, जो कि आटा कोली के रूप में जाना जाता है, यानी कि विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में अपना हिस्सा लेकर पैसा कमाता था। वो प्रतियोगिता के लिए अपनी कमाई करता था। पेडी जो कि एक काफ़ी अद्भुत क्रिकेट खिलाड़ी होता है, वह जहाँ भी खेलने जाता या किसी भी गांव में खेलता जीत हासिल कर के लाता है। उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास और खेल कौशल के कारण उसको आसपास के लोग इलाकों में काफ़ी प्रसिद्ध था और जो आज के युवा थे, गांव के लोग थे, बच्चे थे, वह उसके काफ़ी दीवाने थे और उसे अपना आइडल मानते थे। पेडी का जो एक्शन देखने के लिए जो भी वहाँ पे शर्तें लगती थी, या गाँव के मेलों में या कहीं की जो एक प्रतियोगिता होती थी, उसमें उसकी एक बोली लगती थी और उसके हिसाब से प्रतियोगिता होती थी। पेडी एक केवल खिलाड़ी नहीं था, वो गांव के लोगों के लिए काफ़ी प्रतीक और मेहनती होता है। इसके अलावा वो गुड़ बनाने का काम भी करता है, मजदूरी भी करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पेडी की मुलाकात जो कि यच्ची अम्मा से होती है, जो कि एक स्थानीय राजनेता की बेटी होती है, जो कि यहाँ पे जानवी कपूर होती है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपता है। यच्ची अम्मा जो कि पेडी की सादगी और साहस और ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित रहती है, कहीं तो उस पर लट्टू हो जाती है और दूसरों ओर देखे जाए तो पेडी उसमें गहरा प्रेम करने लगता है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं होती, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे आते थे और जाति के रूप में भी भेदभाव था, क्योंकि वह एक निम्न जाति से और जानवी जो कि यहाँ पे एक उच्च जाति से दिखाया जाता है। पेडी एक निम्न जाति से होता है और उसका पिता जो है एक राजनीतिक नेता होता है, इसलिए इतना आसान नहीं हो पाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि राम जो कि यच्ची अम्मा के पिता के राजनीतिक विरोध का भतीजा राम बुजी बेहद घमंडी और क्रूर व्यक्ति होता है और जो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक यच्ची अम्मा का अपमान करने और उसे जबरन निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो कि जानवी कपूर अपने पिता का प्रचार करने के लिए एक मेले के अंदर स्टेज पे प्रचार कर रही होती है और तभी जो कि यहाँ पे यच्ची अम्मा का भतीजा जो राम बुच्ची है वो उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। ये देख के पेडी का खून खौल उठता है और वह राम बुच्ची को सबक सिखाने के लिए बुरी तरह पीट देता है और यच्ची अम्मा की इज्जत बताता है।
इस घटना के बाद राम बुच्ची और पेडी का कट्टर दुश्मन बन जाता है। बदला लेने के लिए राम बुचिया एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट की साजिश रचता है, जो कि एक धोखाधड़ी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके पेडी को हरवा देता है। सबके सामने देखा जाता है कि जब ये टूर्नामेंट होता है तो जो राम बुची है वो उसकी बोली 1 रुपये लगाता है, और इस तरह से जब उसके अपोजिट वाले जो खिलाड़ी टीम से जब यहाँ पे पेडी खेलता है तो सभी उसके साथी खिलाड़ी आउट होते चले जाते हैं, और यहाँ पे पेडी को ओपनिंग भी नहीं की जाती और एक तरफा मैच जिताने की पूरी कोशिश करता है, पर उसका टीम का लास्ट का खिलाड़ी भी जानबूझ के आउट हो जाता है। तब पेडी को समझ में आता है कि मैच में उसका अपमान किया जा रहा है, और लेकिन जनता का प्यार और सम्मान उसे तब भी मिल ही जाता है। लोगों को समझ में आ जाता है कि इन्होंने इसे जानबूझ के हराया, जबकि पेडी एक ज़बरदस्त प्लेयर था। इसके बाद पेडी कसम खाता है कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसी दौरान उसने प्रसिद्ध पहलवान कहें कि गौर नायडू की नज़र पेडी पे पड़ती है। गौर नायडू वर्षों से पारंपरिक कुश्ती को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता रहता है। वह पेडी की क्षमता को पहचान जाता है और उसे प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ से वह कुश्ती खेलो। लेकिन जो कि उस समय पेडी का प्रस्ताव उसको स्वीकार नहीं रहता, क्योंकि वो पैसे के लिए गेम खेलता था, और ये बात जो कि गौर नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मेरे अगर अखाड़े में तुम्हें कुश्ती खेलनी है या मैं पहलवानी कराना, मैं पैसे के लिए गेम नहीं सिखाता हूँ। तो गांव का कुछ समय बाद ही गांव में एक दुक्का पहाड़ का जो बात होती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि एक दिन गांव के लोग जो कि जंगल का रास्ते काम पर जा रहे होते हैं, रास्ते में एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि इस गांव में सड़क और अस्पताल परिवहन की कोई सुविधा नहीं होती है, और बच्चा उस समय इलाज नहीं मिलने के कारण मर जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। और इसी दौरान जो कि उसका सामना होता है, और उनको कहीं पहाड़ी इलाके होने के कारण वहाँ पे अस्पताल तो दूर दूर तक नहीं हो पाती, और रेलवे लाइन तो है पर ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी, तो कोई सुविधा नहीं होने के कारण उस बच्चे की जान चली जाती है। और यहाँ पे जो कि अपलासुरी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बच्चे की मौत से दुखी होकर अपलासुरी अपने सभी पुराने आवेदन लेकर स्थानीय मंत्री के पास पहुँचता है, क्योंकि वह मंत्री से गांव की पहचान देने की विनती करता है, लेकिन मंत्री उसकी बात सुनने के बजाय उसका अपमान करता है और उसे भगा देता है। वर्षों की मेहनत और उम्मीदों से टूट जाने के बाद अपलासुरी पूरी तरह से निराश हो जाता है और आखिरकार एक चलती हुई ट्रेन के सामने कूदकर अपनी आत्महत्या कर देता है। अपलासुरी की मौत से पूरा गांव गुस्से से भर जाता है और पेडी और गांव के लोग रेलवे ट्रैक को आग लगा देते हैं, विरोध करते हैं। पुलिस उनको ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज करती है और लोगों को बुरी तरह से मारती है और उन्हें गिरफ्तार तो कर ही लेती है। यहाँ पे पेडी को समझ जाता है कि केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, और उसके जो अपलासुरी है उसे भी कहते कि एक अनाथ डेड बॉडी की घोषणा कर देते हैं, जबकि पूरा गांव अच्छे से जानता था कि वो हमारे गांव का है, पर उस गांव की कोई पहचान नहीं होने के कारण उसे लावारिस लाश के तौर पे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसे उस दिन ये एहसास होता है कि केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा काम करना होगा जिससे पूरे देश का ध्यान गाँव की ओर जाए। इसके बाद पेडी अपना मन बनाता है कि वह अब कुश्ती सीखेगा, और वह गौर नायडू के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और गौर नायडू से काफ़ी कठिन प्रशिक्षण देता है। सुबह से रात तक पसीना बहा दे पेडी को एक महान पहलवान में बदल देता है। धीरे धीरे वह स्थानीय प्रतियोगिता जीतने लगता है, और फिर जिला स्तर की और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर में जाके वह अपनी पहचान बनाता है। इसी दौरान राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के ठीक पहले एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ईर्ष्या के कारण जो कि यहाँ पे गौर नायडू के पास ही पहलवानी करता था, पर फाइनल में जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे गौर नायडू अपने पेडी को यहाँ पे खिलाड़ी के तौर पे चुनता है, और इसी ईर्ष्या के कारण वह पहलवान उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों पे गंभीर चोट लग जाती है। डॉक्टरों को इसी कारण जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पेडी फिर भी जीत ही जाता है, और देखा जाता है कि उसके पैरों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और डॉक्टरों को उसे
का कहना होता है कि उसका खेल कैरियर लगभग ख़त्म हो चुका है। जो भी पेडी दर्द सहते हुए सेमीफाइनल जीत तो जाता है, लेकिन जीत के तुरंत बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। पेडी का सपना जो कि टूट जाता है, होश आने पर डॉक्टर बताते हैं कि वह कभी कुश्ती नहीं लड़ सकेगा। सरकार उसे सहानुभूति के आधार पर एक सरकारी नौकरी देने की पेशकश करती है, लेकिन पेडी ये नौकरी लेने से इनकार कर देता है। वह अच्छी अम्मा से भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह उसके योग्य नहीं रहा। दिल्ली की यात्रा करता है। पेडी सीधे दिल्ली पहुंचता है। रेल मंत्री से मिलने की कोशिश करता है कि वो सोचता है कि किसी तरह हमारे गांव में अगर ट्रेन रुके तो हमारे यहाँ स्टेशन बनेगा, तो गांव का नाम भी हो जाएगा और पहचान भी मिल जाएगी। पर कई कठिनाइयों के बाद भी उसे मुलाकात का मौका मिलता है, लेकिन मंत्री उसकी बात को सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है और उसको विकलांगता का अपमान करता है। पेडी को एहसास होता है कि व्यवस्था उसकी बात तब तक नहीं सुनेगी जब तक वह कुछ असाधारण नहीं कर देता, या लोग उसको पहचान नहीं जाए, या कुछ ऐसा कुछ करे ताकि लोगों को ये समझ में आए, या वो अपना मैसेज सबके सामने रख सके। इसके बाद पेडी एक चौंकाने वाला फैसला लेता है। वह अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त पैर को कटवा देता है और इसके बाद वह एक कृत्रिम रनिंग ब्लेड लगवाता है और पैर एथलीट बनने का फैसला करता है। यह उसके जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। उसे फिर से चलना, दौड़ना, संतुलन बनाना सीखना पड़ता है और इसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो काफ़ी अथक मेहनत और संघर्ष के साथ 1996 के राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता का हिस्सा लेता है और पूरे देश की नज़र इस प्रतियोगिता पे होती है। पेडी अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए दौड़ जीत जाता है और स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है और सभी की नज़रें उसी पे जाती हैं। गांव के लोग भी टीवी पे उसके इस अथाह प्रयास को देखते हैं। गांव वालों को ये समझ में आ जाता है कि पेडी क्यों खेल की तरफ इतना योगदान देने की कोशिश करता है और इसी के साथ ही जीत के बाद वह जब मंत्री जी वहाँ पे उसे मेडल पहनाने आते हैं तो वह रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भाषण देने का एक मौका मिलना चाहिए। इसके बाद वह अपने पदक और व्यक्तिगत उपलब्धि की बात नहीं करता है, इसके बजाय वह पूरे देश को अपने गांव की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे हज़ारों लोग बिना पहचान और बिना नाम और बिना सुविधा के जी रहे हैं और उसका भाषण टीवी पे दूर देशों तक प्रसारित होता है। सरकार झुकती है इसके बाद और जनता की भारी प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता है। आखिरकार सरकार गाँव को आधिकारिक मान्यता देती है और वहाँ रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की जाती है। गांव की कानूनी पहचान मिल जाती है और सरकार रेलवे स्टेशन का नाम पेडी स्टेशन रखना चाहती है, लेकिन पेडी इस सम्मान को ठुकरा देता है। वह चाहता है कि गांव और स्टेशन का नाम अप्पलावाल लैसा रखा जाए ताकि अप्पल सूरी के संघर्ष और बलिदान को हमेशा याद रखा जाए। सरकार उसकी इच्छा स्वीकार कर लेती है और पेडी अपने गांव उसी ट्रेन में बैठ के लौटता है। पूरा गांव उसका भव्य स्वागत करता है। वह अपनी माँ से मिलता है और अच्छी अम्मा के साथ फिर से एक हो जाता है। राम बुच्ची अपने पुराने अपराधों से पछताता है और बदल जाता है। कहानी वापस 2016 में लौट आती है। खेल मंत्रालय का अधिकारी पेडी की पूरी कहानी सुनकर भावुक हो जाता है। यह निर्णय लेता है कि देश के दूरदराज गाँवों में छिपी खेल प्रतियोगिताओं को खोजने और उन्हें अवसर देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस प्रकार पेडी कहानी केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं रह जाती, केवल संघर्ष, सम्मान और बलिदान की सामाजिक बदलाव की प्रेरणादायक कथा बनती है। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है दोस्तों और आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर यहाँ पे कलाकारों की बात की जाए तो रामचरण ने यहाँ पे पेडी का रोल अदा किया है। जानवी कपूर यहाँ अच्छी अम्मा का रोल अदा किया है, जो कि यहाँ पे पेडी की लवर होती है। शिवराज कुमार जो कि यहाँ पे पेडी के रेसलर कोच होते हैं और जगपति बापू यहाँ अप्पला सूरी जो कि ट्रेन रोकने का किरदार दिखाया जाता है कि किस तरह से उनके गांव के विकास के लिए दिखाया जाता है। दिव्येंदु यहाँ पे राम बुच्ची के रोल अदा किया। काफ़ी अच्छा कलाकार हैं और काफ़ी वेब सीरीज़ में आपने देखा मिर्ज़ापुर में भी इनका अपना का अलग ही लोहा बनवाया था। बोमन ईरानी को भी कौन नहीं पहचानता, सभी जानते हैं, जो कि एक मिनिस्टर ऑफिसर होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स के और
इसके अलावा और भी कलाकार होते हैं, अजय घोष जो कि यहाँ पड़ियप्पा का रोल अदा करते हैं, सत्या यहाँ पे पेडी का फ्रेंड का रोल अदा करता है, और उपेंद्र लेमा यहाँ पे गांव के सीन दिखाए जाते हैं और काफ़ी बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है। जहाँ तक बात की जाए, इस मूवी के गाने टी सीरीज़ के बैनर के तले बने हैं दोस्तों, और इसमें जो पॉपुलर गाने की बात की जाए तो लगभग इसमें 35 करोड़ रुपए के राइट से टी सीरीज़ ने